गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हरीश सागर, आपका अपने चैनल हरीश सागर यूट्यूब चैनल और आपके राजेंद्र सिंह सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा सा कल के जो टॉपिक रह गया था हमारी कुछ चीज़ें वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम आपका आज का टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ शुरू करेंगे। तो वही हमारा समय आ रहा है 1947 और 1947, ठीक है। इस दौरान ये क्या होता है, इसमें बना था ट्रांजिस्टर। कहाँ बना था? एटी और एस लेबोरेटरी थी अमेरिका की, वहाँ पर। ये लेबोरेटरी का नाम है एटी एंड बेल लेबोरेटरी। ठीक है। क्या बना था यहाँ पर बना था हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, हिंदी में भी लिख देता हूँ। ट्रांजिस्टर दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर से पहले मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, तो शुरू में कंप्यूटर बना था, ठीक है। लेकिन फिर आगे जैसे कभी कंप्यूटर का विकास होता गया, ऐसे ही उनके जो उपकरण थे उनका भी विकास होता गया, तो उनमें उसे छोटा करके बनाया गया, इसलिए बना ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये इसमें एक किसकी खासियत थी, जैसे वैक्यूम ट्यूब भाई पल्प के आकार की होती थी, वो काफ़ी गर्म हो जाती थी, लेकिन ट्रांजिस्टर में ये समस्या बहुत ही कम हो गई और आकार भी बहुत छोटा हो गया। तो मैं आपको एक ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा चित्र बना के दिखा देता हूँ कैसा होता था ये। दोस्तों इसमें 010 की कोडिंग होती थी, जैसे हमारी वैक्यूम ट्यूब में होती थी। वैक्यूम ट्यूब को छोटा करके, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को जोड़कर एक ट्रांजिस्टर बनाया गया है, वो छोटे करके, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ था कहाँ पर? एटीएन बेल लेबोरेटरी। कहाँ पर थी? ये थी आपकी अमेरिका में, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था, यानी कि बनाया किसने था? तो ये दोस्तों एक नहीं 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था इसको, ठीक है। कौन कौन से थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाम गलत हो गया भाई। ब्रेटन और आप कहते हैं सोकले और ब्रेडन। दोस्तों ये तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति सी ला दी। कैसे? क्योंकि भाई मान लो पहले आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, ठीक है। जब पहला कंप्यूटर बना था लगभग उसमें शायद 18,000 के समथिंग वैक्यूम ट्यूब लगे थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसको बहुत ही ज़्यादा बिजली की जरूरत पड़ती थी और बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, हीटिंग प्रॉब्लम भी होती थी। अब इसमें क्या हुआ, बिजली की जरूरत भी पहले से कम हो गई, कार्य भी थोड़ी तेज़ी से होने लगा और थोड़ा आकार भी कंप्यूटर का छोटा हो गया, ठीक है। और हीटिंग प्रॉब्लम तो लगभग ना के बराबर ही हो गई थी इसकी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका में इन तीनों को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़। तो बहुत जगह प्रश्न आ जाता है सन 1956 में। कब दिया गया इनको? 1956 में नोबेल प्राइज़, ठीक है। 1956 में इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया मैं बता दूं आपको। ये जो हमारे 3 वैज्ञानिक हैं, इन्हीं तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया सन 1956 में। भाई ये चीज़ पूछी जाती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे। फिर इसके बाद समय आता है सन 1960 का।
अब हमने 1960 में क्या हुआ, 1960 में बनी आपकी आईसी का निर्माण हुआ। क्या हुआ, आईसी की आईसी। दोस्तों आईसी होता क्या, जैसे हमने बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर बनाया, ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर एक आईसी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आईसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट, एक मिनट दो भाई, सर्किट की स्पेलिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, हम स्टेज गए। इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब ये किसने बनाई, ये बनाई थी भाई आपके जीएस किल्वी। किसने बनाई थी, जीएस किल्वी ने। जीएस किल्वी ने। ठीक है, इनका क्या, इसको हिंदी में लिखते हैं जॉन किल्वी, किल्वी भी बोल सकते हैं आप, जॉन किल्वी। अब ये बनी किस चीज़ की होती है, देखो इस पे जो परत चढ़ी होती है वो होती है सिलिकॉन की, बनी होती है जर्मेनियम की। दो धातु से मिलकर बनी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। पूछा जाता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी किससे बनी होती है आपकी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ये चीज़ आती है। इसके बाद फिर आता है वक्त 1971, तब बना हमारा माइक्रो प्रोसेसर। नाइनटीन 71। ठीक है, यहाँ पे बना था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, किसने बनाया था, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। देखो बनाया था माइक्रो कॉर्पोरेशन द्वारा गया था, माइक्रो कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसको जो बनाया था उनके वैज्ञानिक, उसका वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडिस फिगन। फ्रेडिस फिगन। फ्रेडिस फिगन। फ्रेडिस फिगन और इससे टेड होफ। टेड होफ। यार क्या हो रहा है आज। टेड होफ, इन दो वैज्ञानिकों ने इसको मिलकर बनाया था। ठीक है, और इसमें एक
और आपके माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ था, इंटेल का प्रोसेसर। जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो कौन था, इंटेल का 4004। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल का 4004। कौन सा था, इंटेल का 4004। इंटेल का 4004। ठीक है, तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। अब आपने जान लिया भाई कब क्या बना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आएंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ताकि पहले मिली जानकारी जब आप बाद में सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ठीक है, वो कब से कब तक के थे, क्या क्या चीज़ थी उसमें, मैं अब वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते रहें ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा आती है। बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, मिस ना करें, ठीक है, कंप्लीट वीडियो वॉच करें। पूरी वही जगह का हमें इसलिए रफ करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे यहाँ से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कब से कब तक की है भाई, ये माना जाता है आपका 1942 से 1955। 1955, ठीक है, 1942 से 1955 के बीच में ये आपकी पीढ़ी मानी जाती है। तो इसमें क्या क्या था मैं बता दूं, विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक है भाई, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होती है, मगर थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, ये किसके द्वारा दिए गए थे आपके, ये थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। स्टोरेज,
स्टोरेज भाई ये था आपका किसके द्वारा होता था, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। स्टोरेज की क्षमता क्या थी, मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप होती कैसी है, क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो भाई, आपने अभी थोड़ा सा आपसे कभी 10 साल या 15 साल पीछे जाएं तो आपने वो पहले कॉलम होते ना, उनमें कैसेट सी आती थी, इस प्रकार से रील आती थी इनमें, इस प्रकार की कोई कैसेट होती थी, उसमें एक यहाँ पर लगी होती थी और एक यहाँ पर लगी थी काली काली, वो गोल गोल सी, उसके ऊपर ऐसे ये था, उसमें फिर ऐसे ऐसे करके एक काली काली रील रील सी चलती रहती, उसी बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। तो उस समय क्या था, कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता तो थी नहीं, बिल्कुल नाम बराबर थी। तो उस समय जो स्टोरेज होता था वो हमारे मैग्नेटिक टेप द्वारा ही स्टोर किया जाता था, ठीक है। आप भी कहीं भी डीजे की जो कैसेट होती है ना, पुराने ज़माने में जो कॉलम होते थे जो बजते थे, उनमें ये चीज़ का यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे बाइनरी नंबर का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में ही, ठीक है। जो कंप्यूटर थे इनमें 0 और 1 का, ठीक है। ये आपने भी कल पढ़ा है, बाइनरी नंबर क्या होता है, कैसे काम करता है। स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो किसी में वो आपको नपती थी मिली सेकेंड, किसमें, मिली सेकेंड। मिली सेकेंड, ठीक है। इसमें एक चीज़ और था, इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये होता क्या है, जो भी पहले कंप्यूटर होते थे आपके सामान छोटे तो होते नहीं थे, वो काफ़ी बड़े, यानी कि लगभग पूरा कमरे में आते थे वो, उससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत, ठीक है। लगभग 30 बाई 50 का कमरा लगता था उन्हें एक कंप्यूटर का आने के लिए। उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहीं भी उठा कर ले जा नहीं सकते थे, एक स्थायी थे वे बिल्कुल, ठीक है। ये भी एक इसकी विशेषता है, या देख सकते हैं आप, ठीक है, कमी जो भी आप कहें, ठीक है। तो उन्हें हम जहाँ पर वो एक बार सेट कर दिया गया, मतलब सेट कर दिया गया, वहाँ से उठाने के लिए नहीं यूजेबल नहीं था, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था, आपको बैच समझा देता हूँ। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, हमने कोई काम दिया, ऐसे ही हमने कोई कंप्यूटर का काम दे दिया, पहला काम A 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके। इसमें क्या है, जब तक हम हमारा कंप्यूटर किसी एक काम को ख़त्म ना कर दे तब तक वो दूसरा शुरू नहीं कर सकता, ठीक है। और जब तक एक काम ख़त्म ना कर दे तब तक वो दूसरा काम शुरू नहीं कर सकता था। और इसमें भैया क्या होता था आपका, ये इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, जब तक काम चल रहा है मतलब चल रहा है। आप जिसको भी किसी भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकता है, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूँ, सॉरी स्किप नहीं, पॉज कर रहा हूँ, मतलब मैं हट रहा हूँ यहाँ से, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद मैं आगे बढ़ाना शुरू कर दूँगा।
उतर गया होगा भी सबका लो तो। जो भी स्टूडेंट भाई जिनका भी तक नहीं उतर पाया है, जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स तो सभी को बनाने हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी से जल्दी तार लेते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा भाई जिनका हाथ थोड़ा सा मंदा चलता है, ठीक है। जैसे भाई मैं हूँ, मेरा भी हाथ थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, तो ऐसे स्टूडेंट वीडियो को रिप्ले कर लें या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड का क्या था इसमें भाई, इसका जो पंच कार्ड का यूज था क्या था उसमें, प्रोग्राम इनपुट करने के लिए किसका यूज होता था इसमें, पंच कार्ड का, ठीक है। प्रोग्राम इनपुट करने के लिए किसका यूज होता है इसमें भी, भाई पंच कार्ड का, ठीक है। बेस किस पर से, बाइनरी नंबर। आकार में भी काफ़ी बड़े होते थे, और भैया इसमें था आपका, सॉरी इसमें था भैया आपका स्लो प्रोसेसिंग, स्लो प्रोसेसिंग, धीरे धीरे काम करता था, धीरे धीरे काम करता था, धीरे धीरे आपका काम करता था, बहुत ही मंद मंद गति से। तो आपकी अब इसमें जान लेते हैं इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बने। इसमें जो हमारे कंप्यूटर बने थे भाई वो थे आपके एनिक, ठीक है, यूनिवेक, मार्क 1, और हाँ भाई एक चीज़ भूल गया मैं, लिख देता हूँ क्या लगे, मर्करी भी भाई फर्स्ट जनरेशन में बना था, ठीक है। मर्करी भी भाई फर्स्ट जनरेशन में ही बना था। तो अब ये होगा आपकी कंप्लीट फर्स्ट कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। सेकंड चालू करते हैं। तो भाई हमने जाना भाई अभी ये फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे आपके यूनिवेक, आयनिक, मार्क 1, ठीक है, एसडेक भी कह सकते हैं, एडवेक भी इसी में ही आता है, ठीक है, और आपका मेकरी भी, ठीक है। और अब हम देखते हैं कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन। उन्नीस सौ 1956 से लेकर 1963 कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ठीक है। इस जनरेशन में क्या हुआ, अब लो आपका जो विद्युत प्रवाह हो रही थी, ठीक है, वो हो रही थी आपके वैक्यूम ट्यूब द्वारा। अब किसके द्वारा होने लगी, अब होने लगी ट्रांजिस्टर, अब होने लगी ट्रांजिस्टर द्वारा। विद्युत प्रवाह यानी कि भाई आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। जो ये भाई कंप्यूटर काम करते हैं आपके एक तरह से फिजिकल फिजिक्स में दिए गए जितने भी जो सिग्नल हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल के, ठीक है, जो फ्लो होते थे इसमें जो प्रवाह होते थे वो होते थे हमारे अब ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर छोटे हो गया,
भाई वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को जोड़ के एक ट्रांजिस्टर बनाया गया। ऐसा नहीं था बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर बनाया, नहीं, बहुत छोटा ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब से भी छोटा था वो। ठीक है, तो उसमें दूसरा इसकी जो गति थी, अब लोग हम मापते हैं मिली सेकेंड में। ठीक है, और टाइम भी कम लगेगा प्रोसेस होने के लिए, तो इसका गति मापी जाती माइक्रो सेकेंड में। स्पीड मापी जाती थी माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसमें भी तीसरा थी, इसमें जो ये भी यहाँ पर भी ये चीज़ भी कॉमन थी, इसमें भी मैग्नेटिक टेप का ही यूज किया गया। क्या गलती हो रही है यार, TIC मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का भी इसमें भी यूज़ किया गया, मगर इसमें एक समस्या, अब इसमें एक चीज़ नई देखने को मिली आपको। अब लोग आप केवल बाइनरी नंबर पर काम हो रहा था 0 1 पर। ठीक है, अब इसमें 2 लैंग्वेज और कर दी गई, हाई लेवल लैंग्वेज 2 कर दी गई। इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन सी थी वो आपके, फोर्ट्रान और कोबोल। फोर्ट्रॉन और कोबोल करता हूँ। इसमें भाई 2 लैंग्वेज हमारी आई, एक तो थी हमारी फोर्ट्रॉन और दूसरी थी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब होती क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये जो भी फोर्ट्रॉन थी, ये तो आपके वैज्ञानिक और विशेषज्ञ गणितज्ञ के लिए बनाई गई थी, और ये कोबोल थी। ठीक है, ये आपके व्यावसायिक रूप के लिए बनाई गई थी, जैसे कि आपके भाई बिजनेस वगैरह, कमर्शियल। ठीक है, तो समझ, इसका पूरा नाम है, इसका नाम है आपका फुल फॉर्म जैसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये यूज होती थी आपके वैज्ञानिक और गणितज्ञ। और ये वाली जो यूज होती थी आपकी भाई, ये थी आपकी कॉमन बिजनेस। कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड और लैंग्वेज। ठीक है, तो ये होती थी व्यवसाय के लिए यूज। व्यवसाय को भी बिजनेस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, या कमर्शियल भी, या कमर्शियल।
बिजनेस या कमर्शियल, ठीक है। इसको जो बिजनेस के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था यूनिवेक 1। बिजनेस के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया, कंप्यूटर, ठीक है, उसका नाम था भाई आपका यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक फर्स्ट। अबे जिसको भी तारना है तार लो फटाफट, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। इसमें भी हमें पहले देखने को मिला ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये HLL क्या है आपको अभी समझाया था आपको, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो रहा है मशीनी लैंग्वेज में। मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। अब इस जनरेशन में जो बने कंप्यूटर है वे कौन कौन से थे? आपका था PDP-8, IBM 1401 और आपका NCR 304, ठीक है। इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला और आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदला गया और आपके PDP-8 और IBM 1401 और NCR 304 इसके बने हुए कंप्यूटर थे जो इस पीढ़ी में जिनका निर्माण हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी तीसरी पीढ़ी की तरफ। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, क्या क्या बदलाव आए। आपने देखा भाई फर्स्ट पीढ़ी में पहले कंप्यूटर बड़ा होता था, फिर अब धीरे धीरे थोड़ा छोटा होने लगा, आकार भी, हीटिंग प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ और भी बदलाव आएंगे, अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। हर पीढ़ी में जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ी बनती गई ऐसे ऐसे ही कंप्यूटर के क्षेत्र में बदलाव आता गया, क्रांति आती गई, कंप्यूटर छोटे होते चले गए धीरे धीरे और स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती चली गई, यूजेबल भी होते चले गए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इसमें क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को जोड़कर बनाया गया था ट्रांजिस्टर। अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर को तोड़कर बनाई गई हमारी IC। इस पीढ़ी में हमारा यूज हुआ IC का। IC, ये IC होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ आपको। इसका यह है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, विद्युत प्रवाह,
विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो हमारे आईसी थी, अभी अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को जोड़कर एक ट्रांजिस्टर बना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर जोड़कर एक आईसी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये किसने बनाई थी, ये मैंने अभी ये बनाई थी आपके किल्बी ने और रॉबर्ट नेइग ने। कि क्या नाम था इसका, मैं अब लिख देता हूँ। ये तो थे आपके जीएस किल्बी ठीक है, और थे इसमें रॉबर्ट नोए। रॉबर्ट नोए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपको आईसी का आविष्कार किसने किया, तो आंसर जो देखने को मिलता है वो आपको जीएस किल्बी ही देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ध्यान रहे, इसमें भी थोड़ा सा योगदान था रॉबर्ट नोए का। तो इसमें जो ज़्यादा क्रेडिट यानी कि पूरा जो क्रेडिट जाता है इसका लगभग हमारा इसको जाता है आपका जीएस किल्बी। ठीक है, इसकी जो गति नापी जाती थी, स्पीड मापी जाती थी। स्पीड पहले हमारी तो पहली पीढ़ी थी इसमें मिली सेकंड, फिर माइक्रो सेकंड, और इसमें जो स्पीड नापी जाती थी वो थी आपकी नैनो सेकंड। नैनो सेकंड। इसी पीढ़ी में, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ही हमारे पहली बार हमारे इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, किसके रूप में किया जाता था, हार्डवेयर के रूप में पहले भाई, इनका जो हार्डवेयर के रूप में, इनपुट डिवाइस और आपके आउटपुट डिवाइस। किसके रूप में किया जाता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के रूप में, ठीक है भाई, पहली बार ही इनका जो है हार्डवेयर के रूप में होना शुरू हुआ। उसमें भाई हमें एक चीज़ देखने को मिली, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था वो भी आपके तीसरी पीढ़ी में ही आया था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या, कंसेप्ट ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट ऑफ रियल टाइम, ठीक है, जैसे भाई हमने कोई भी काम है, हमारा 2 मिनट में प्रोसेस हो रहा है, 3 मिनट प्रोसेस हो रहा है, कोई भी चीज़ है देखें, ठीक है, तो इसमें कोई भी काम जैसे हम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है हमारा 2 मिनट में, ठीक है, इसकी जो हार्ड कोड, ये हार्डवेयर होगा और ये कोडिंग, ये इस प्रकार जो काम करता था। ठीक है, और ये रियल टाइम होता क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इसका प्रोसेस टाइम कैसा होता है, वही जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इसमें आ रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। प्रोसेस टाइम इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये
सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम। ठीक है, हार्ड रियल टाइम वो जिसमें भाई चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें हार्ड रियल टाइम पे जो हमने इसमें हार्ड रियल टाइम समझ लेते हैं हम, जिसमें जो हमने कंप्यूटर में एक बार डेटा फीड कर दिया, ये चीज़ प्रोसेस होनी है तो वो पहले प्रोसेस उसी को करेगा। जैसे मान लो भी हमने कंप्यूटर में 10 फाइलें कंप्यूटर में 10 फाइलें का डाटा दिया प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसमें कुछ फाइल जैसे मान लो शुरू की 5 फाइल छोटी हैं, फिर 6ठी बड़ी है या 7वीं बड़ी है, या ऐसे मान, या फिर एग्जाम्पल के रूप में मान लो शुरू की 2-3 फाइल बड़ी हैं और एंड की 2-3 फाइल छोटी हैं। तो उसमें क्या है, एक बार जो डेटा दे दिया तो वो उसी फाइल को पहले जो बड़ी फाइल है, जब मान लो शुरू में बड़ी फाइल है तो फिर पहले बड़ी फाइलों को ही प्रोसेस करेगा, उसके इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, मान लो हमारी शुरू की 2 फाइल बड़ी हैं, फिर बाकी की 3 फाइल छोटी हैं, तो उसमें क्या होगा, हम इसमें चेंज करके पहले हम कम डेटा वाली फाइल को भी प्रोसेस कर सकते हैं, जिसका हमें रिजल्ट यानी कि परिणाम पहले हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम हार्ड रियल टाइम में चेंज नहीं कर सकता, सॉफ्ट रियल टाइम में हम चेंज कर सकते हैं। इसमें भाई जो कंप्यूटर बने थे आपकी इस पीढ़ी में, कंप्यूटर कौन कौन से थे आपके, IBM में 360 से बोलते हैं, IBM 360 और NCR 395 और आपका B6500, ये थे थर्ड जनरेशन में बने कंप्यूटर आपके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। ये थे आपके 1971 से 1989 तक। ठीक है, 1989। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
इसमें भी हमें देखने को मिला आपका माइक्रो प्रोसेसर। आपका जैसे पहली पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि, और चौथी में आया आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब माइक्रो प्रोसेसर चिप किसके द्वारा बनाई गई? ये कंपनी का नाम था आपका माइक्रो कॉर्पोरेशन। और इसमें हमें, ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है, इसमें भी ये भी सेम काम क्या करता था आपका? विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह, ठीक है। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है, इनमें सबसे पहला कौन सा प्रोसेसर बनाया गया? वो था आपका इंटेल का 4004। इंटेल का 4004। और डेटा स्टोरेज करने के लिए इसमें पहली बार आपका विंचेस्टर डिस्क यानी कि जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क का यूज किया गया। अब लो आपका मैग्नेट टेप द्वारा डेटा स्टोर हो रहा था, ठीक है। अब किसका यूज किया गया? विंचेस्टर डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क। डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया गया था वो था आपका विंचेस्टर डिस्क यानी हार्ड डिस्क का। डाटा स्टोर या संग्रहित, हिंदी में बोलते हैं संग्रहित करना, स्टोर करते हैं संग्रहित। ठीक है, इसका नाम क्या था? विंचेस्टर डिस्क या हार्ड डिस्क। दोस्तों विंचेस्टर डिस्क हो या आपकी हार्ड डिस्क हो, भाई दोनों के दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये एक तरह से कैसेट की जैसी होती है देखने में, जो मिलती है आपको हार्ड डिस्क में कैसेट के समान देखने को मिलती है, एक सीडी सी घूमती रहती है वो, ठीक है ना। तो जैसे भाई आपने डीवीडी वगैरह प्लेयर वगैरह देखे होंगे तो उनमें सीडी होती है ना, इसमें सीडी प्लेयर होता है उनका, ऐसी उसमें एक कैसेट लगती है गोल इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार की होती है वो। ऐसी ही आपकी विंचेस्टर डिस्क में या हार्ड डिस्क भी होती है, वो भी गोल 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 घूमती रहती है उसमें। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है भाई, ये अब मैं बता दूँ इसमें क्या होता है, हम इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते थे। अब लो तो डेटा की क्या थी, समय सीमा सीमित थी, इसमें भी सीमित थी, ऐसा नहीं है भाई इसमें हम अनलिमिटेड डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन पहले से बहुत सारा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसमें डेटा सेव कर सकते थे, ठीक है। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी आपकी स्थायी स्टोरेज, स्थायी स्टोरेज, ठीक है। अब ये क्या होता था इसमें, ये एक बार मेमोरी सेव कर दी, आराम से सेव कर दी, जैसे ये थी आपकी नॉन वोलेटाइल। इसका काम क्या होता था भाई, जैसे कि हमारी लाइट तो सभी भी जानते हैं, बिजली। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, बंद हो गया। कैसे भाई, हम काम कर रहे हैं और अचानक क्या हुआ, लाइट भग गई, कंप्यूटर बंद हो गया,
तो उसमें इस स्थिति में क्या होता था, हमारा डेटा कटता नहीं था। जैसा जो भी हम जब कंप्यूटर चालू करेंगे दोबारा से, तो जहाँ पे हम जिस फाइल पर काम करते हैं वो फाइल वहीं से ही ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम डाटा कटने का कोई भी समस्या नहीं थी, ठीक है ना। जैसे मान लो कंप्यूटर बंद हो गया, डेटा उड़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ से डेटा हमने टाइप कर रहे थे वहाँ से ही हमारी फाइल दोबारा रीओपन हो जाती थी, तो उसमें डेटा हमारा बचा रहता था, ठीक है। इसमें पहली बार अब क्या होता है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वाले ने भी माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है। इन्होंने आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाई, जो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी। इसमें क्या हुआ, अब जैसे आपने देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जब भी डलती है, उसमें हमारे जो शुरू में हार्ड डिस्क का काम होता है वो कहाँ शुरू होता है, सी ड्राइव से, सी ड्राइव। जबकि भाई ABCD तो हमारी A और B से चालू होती हैं, तो A B से होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ होता है सी ड्राइव से। क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि भाई हमारा जो अब से पहले का जो काम था, फ्लॉपी डिस्क जहाँ पे यूज़ होती थी, यानी कि 4th जनरेशन से पहले, तो उनके लिए क्या सुनिश्चित कर दिया गया पहले ही, ए ड्राइव A ड्राइव और B ड्राइव, ये जो थी आपकी, ये किसके लिए ये यूज कर दी गई, सबसे पहले ये निश्चित कर दी गई पहली, वो थी आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये रिजर्व थे पहले। फिर अब क्या होता है, 4th जनरेशन में भाई फ्लॉपी डिस्क तो होती नहीं थी, लेकिन ये तो पहले ही रिजर्व होता था, इसलिए हम सी ड्राइव का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते हैं, सी ड्राइव का। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडो कोई भी ओपन करते हैं, तो उसकी हार्ड डिस्क में जो भी डाटा सेव होगा वो आपका सी ड्राइव कोई मेंशन करता है, उसमें सी ड्राइव ही दिखाता है। वो यही कारण है, क्योंकि भाई A और B तो हमारे फ्लॉपी डिस्क के लिए पहले ही रिजर्व हैं, ठीक है। अब तो सी ड्राइव में काम क्या क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा कंप्यूटर का जितना भी डाटा सॉफ्टवेयर जो भी हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सारे सारे हमारे किस में होते हैं, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क किस में से होती है हमारी, सी ड्राइव में। किस में से होती है हमारी हार्ड डिस्क, सी ड्राइव। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हुआ आपका या इंस्टॉल हुआ, जो भी हम काम इसमें करते हैं वो किस में होता है हमारा, सीधा हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क कंप्यूटर में कहाँ से होती है, हमारी सी ड्राइव द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ भाई, मल्टीमीडिया आ गया। मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे काम या बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाना। मल्टीमीडिया में यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे भाई आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मान लो आप एक साइड से आप MS ऑफिस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, फिर MS पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी आप यूज़ कर पाते हैं एक साथ, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब ये मल्टीमीडिया आया 4th जनरेशन, उसके बाद से हमारा ये सब चीज़ें, हमें इस चीज़ की सुविधा मिली, ठीक है। हम बहुत सारे चीज़ को एक साथ यूज़ करते सकते थे। इसमें एक चीज़ हो रहा है, फिर इसके बाद में आता है शेयरिंग टाइम। इसमें हमें देखने को मिला शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम।
टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये होता क्या है टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बता दूँ आपको। मान लो भाई आप बहुत सारी फाइल डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से, या सॉरी गूगल से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं आप, एक से ज़्यादा, एक से अधिक। तो उनके क्या होता है, जैसे हमारी पहली फाइल है, हम देखते हैं ये 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरी फाइल है, ये हमारी छोटी फाइल है, ये 2 मिनट में दिखा रहा है। ये तीसरी है, ये हमारी 6 मिनट में दिखा रहा है। तो यानी कि अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग फाइल डाउनलोड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। कैसे भाई, अगर हम जो पहले कंप्यूटर थे इससे पहले, तो हमारा क्या होता है, अगर एक फाइल डाउनलोड हो रही है पहले, तो पहले एक ही होगी, दूसरी नहीं होती। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी प्रोसेस चल रही है, इसमें भी प्रोसेस चल रही है, इसमें प्रोसेस चल रही है, चल अपने हिसाब से रही है, किसी की मंदी किसी की तेज, लेकिन चल सब में एक साथ ही रही है, ठीक है। तो जिसकी जितनी फाइल जितनी बड़ी, उसका उतना ही टाइम में हमारा सर्व करेगा, कितने टाइम में इस फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, मैं आपको समझा देता हूँ भाई। ये तो होगा डाउनलोडिंग का। मान लो आप बहुत सारी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या दूसरी चीज़ में भेजें, डाटा कॉपी कर रहे हैं। आप डाटा कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपका भाई, जैसे मान लो हमारी 4-5 फाइलें लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी फाइल है, ये कॉपी हो रही है, इसको फाइल होने में 1 मिनट लग रहा है, इसको 2 लग रहे हैं, इसको 3 लग रहे हैं, इसको 4। भाई फाइल सेम भी हो सकते हैं, सेम साइज की, इसको भी 4 लग रहे हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका जो फाइल है आपको एक साथ ही आपको कॉपी होते हुए दिख जाएगी। तो ये आपका टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर भी काम कर रहा है, यानी कि बहुत सारे फाइल को एक साथ प्रोसेस करना, ठीक है, चाहे वो डाउनलोड हो रही हो या कहीं से कॉपी हो रही हो, ठीक है। पहले क्या होता, जो अब से पहले जो 3rd जनरेशन तक के कंप्यूटर थे, उसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता था। उसमें क्या होता था, आपका एक फाइल अगर कॉपी हो रही है या डाउनलोड हो रही है, तो वो एक ही होती थी, दूसरी नहीं हो सकती थी। अब इसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया आने से हमें बहुत सारे प्रोग्राम तो एक साथ करने लगे ही, लेकिन उसमें अब क्या होता है, टाइम शेयर सिस्टम भी आ गया, जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्रामों की प्रोसेस भी एक साथ होती थी हमारे अब के 4th जनरेशन तक के कंप्यूटरों में। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने था, ये तो सब माइक्रो ऑपरेशन में अभी कई बार आपको बोल चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा, ये आपका माइक्रो कॉर्पोरेशन द्वारा ही बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट किसी कंपनी है, माइक्रो कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो ये क्या है इसमें, अब इसका क्या था, अब लो हमारा जो कंप्यूटर था वो बहुत ही कम यूजेबल था, यानी कि बहुत ही कम लोग या बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही उसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब जैसे ही इस पर ग्राफिक्स कार्ड आने शुरू हुए, यानी कि GUI, आपके GUI, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें क्या था, आपके आइकन वगैरह शो होने लगे। आइकन जैसे भाई कह लगे, जैसे भाई अभी क्या था, पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब से 10-15 साल पहले, तो वो क्या चलाते थे, कीपैड वाले फ़ोन चलाते थे, और अब हम चलाते हैं स्मार्टफोन। अगर हम उन्हें सिखाने लगें तो क्या होगा, हमें उनको बस एक दो बार या 1-2 दिन ही बताना पड़ेगा, वो अपना भी आपके स्मार्टफोन वगैरह चलाने सीख जाएंगे। तो ये किसके कारण संभव हो पाया, ये आपको संभव हो पाया आपके ग्राफिकल GUI के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा। जैसे कि मान लो भाई आपका मोबाइल का आइकन कुछ इस प्रकार का होता है फ़ोन करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आइकन बने होते हैं।
इस प्रकार से आपके आइकन बने, तो उन्हें देख देख कर आराम से इसमें सीखा जा सकता है। ठीक है, अब आपने अभी आप देख सकते हैं, आप भाई यूपीआई वगैरह चलाते हैं, कहीं भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे भाई किसी को पेटीएम करना है, कोई फ़ोनपे चलाता है, कोई गूगल पे चला रहा है, कोई अमेज़ोन पे चला रहा है आज के टाइम में। ठीक है, ये जो था ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र, ये भी आपका 4th जनरेशन में ही आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, स्थानांतरित करना। ठीक है, हम जो भी थे इसमें भी हम ऑनलाइन जो हमारी सुविधा है जो हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे मिली हमें, उस टाइम पे हमें ये 4th जनरेशन के टाइम में ही आ गई थी। अब क्या था, अब लोग तो जो कंप्यूटर का आविष्कार था, कंप्यूटर तो वो केवल वैज्ञानिक या बहुत से अमीर लोग ही कर पाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर धीरे धीरे चलाना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया इस पीढ़ी में। तो कंप्यूटर एक फैशनेबल सा बन गया। तो इसमें क्या, और इसी कारण कंप्यूटर व्यावसायिक में भी और चलन, कंप्यूटर का चलन, यानी कि कंप्यूटर वैसे नॉर्मल लोग भी खरीदने लगे। ठीक है, क्यों भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, कंप्यूटर की कीमत भी कम होती गई। शुरू में कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही महंगे होते थे, फिर थोड़ी और टेक्नोलॉजी विकसित हुई और सस्ते हुए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम होता गया और भी कंप्यूटर सस्ते होते चले गए। इस पीढ़ी में बने हुए